फ्रेंड्स, मैं आज फिर आप लोगों को साइंस अड्डा पे वेलकम करता हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था माउथ कैविटी से दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। एक आपका टॉपिक थी टीथ और दूसरा टॉपिक था आपका सलाइवरी ग्लैंड। तो फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया था कि 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स में हमने एक पार्ट्स को हम दो टॉपिक में लेकर के आपको मैंने बताया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की। आप हम एस्टोमक पे बात करने वाले हैं। आप इसको ध्यान से समझेंगे कि एस्टोमक क्या है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते होंगे कि जो आपने पिछली क्लास की जो वीडियो देखा, माउथ कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड से किस तरह के क्वेश्चंस बेसिक लेवल पे कैसे बन सकते हैं, एस्टोमक में आज हमें देखना है कि किस लेवल का क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि मैं आपको बार बार ये बात को कह रहा हूँ कि जैसे आपने पढ़ा कि माउथ कैविटी का फूड का फर्स्ट टाइम डाइजेशन कहाँ होती है, तो माउथ कैविटी में होती है। कौन करता है डाइजेशन, ये सारी चीज़ों हम आपको पिछली क्लास में पिछली वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर कर रखा है। आज हम लोग एस्टोमक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि माउथ कैविटी में जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो फूड पाइप के जरिए, बाय फूड पाइप के जरिए हमारा जो फूड है वो एस्टोमक में आती है। कहाँ पर आती है फ्रेंड्स? एस्टोमक में आती है। अब यहाँ ध्यान से देखना कि एस्टोमक में जब हमारा फूड्स आती है तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं। आपको मैं बता दूं कि एस्टोमक में माउथ कैविटी के बाद फूड पाइप के जरिए जब हमारा फूड जब एस्टोमक में आता है ना, तो 2.5 से 3 घंटा तक यहाँ रहता है मेरा। फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा वो आगे चल के क्लास में देखने को मिलेंगे। 2.5 से 3 घंटा। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन का तत्काल अगर इमरजेंसी डाइजेशन अगर कहीं होता हो फूड का, तो वो आपको एस्टोमक में होता है। इमरजेंसी फूड का डाइजेशन कहाँ पर होती है? एस्टोमक में होता है। और यहाँ पर फूड हमारा कितने घंटे तक स्टोर रहती है? 2.5 से 3 घंटे तक होती है। अब यहाँ देखना फ्रेंड्स, एस्टोमक के जो इनर वॉल होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो भीतरी सतह होती है, अंदर वाली जो सतह होती है, आप जो ये देख रहे हो, एग्जैक्टली फिगर तो नहीं बन पाएगी, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एस्टोमक की जो इनर वॉल होता है, यानी जो भीतरी सतह होता है, इसमें एक छोटी छोटी बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, यानी बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म ग्रंथियां होती है। और इस एस्टोमक की जो दीवार में जो ग्रंथियां होती है फ्रेंड्स, उसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे आप हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताएंगे कि हमारे आमाशय की भीतरी सतह जो होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसमें छोटी छोटी जो ग्रंथियां होती है उसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। अब यहाँ बात ये आता है कि जठर ग्रंथि से, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला जो मटेरियल होता है, जो जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो पदार्थ होता है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाली जो मटेरियल होता है, उसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गैस्ट्रिक जूस। जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाले मटेरियल को सलाइवा कहा था, कि उसी तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाली जो मटेरियल है उसे हम लोग क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक जूस कहेंगे, जिसे आप हिंदी में इसे आप जठर रस के नाम से जानते हो। गैस्ट्रिक जूस को जठर रस और गैस्ट्रिक ग्लैंड को जठर ग्रंथि कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा कहानी यही खत्म नहीं होती है, जबकि कहानी मेरा यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ जाना है कि एक दिन में पर डे जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होता है वो कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारा एक दिन में गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होता है, यानी जठर रस की जो स्रावित होती है, आपको मैं बता दूं कि 1.5 to 2 लीटर पर डे। यानी एक दिन में जठर रस की, यानी गैस्ट्रिक जूस की जो सिक्रेशन होने वाला जो मटेरियल है, गैस्ट्रिक जूस है, वो कितना स्रावित होती है? तो 1.5 to 2 लीटर पर डे होता है। अब यहाँ बात आता है कि सर, ये जो जठर रस है, यानी जो गैस्ट्रिक जूस है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? ये तो क्वांटिटी हो गई। अब पीएच वैल्यू क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि 1.5 to 2.5
अब यहाँ फिर गौर करने वाली बात है, अगर 1.5 ये मिनिमम है एंड 2.5 है ये आपका मैक्सिमम है। लेकिन फ्रेंड्स एक ध्यान में रखना, अगर औसत पूछ दे कि कितना होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू औसत कितनी होती है, तो औसत की बात करेगा तो 2 होगा, मिनिमम की बात करेगा तो कितना होगा 1.5 एंड मैक्सिमम की बात होगी तो कितना होगा 2.5 एंड नॉर्मल यानी सामान्य अगर पूछ दे, एवरेज पूछ दे तो कितना होगा 2 होगा। आपका क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं, आपको क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अब यहां ध्यान से सुनो, ये आप पीसीएस या यूपीएससी लेवल में थियोरिकल क्वेश्चंस जहां होंगे वहां पर आपको ये मिलेंगे क्वेश्चंस। मिनिमम और मैक्सिमम की बात जो होती है सीएचएसएल तक नहीं मिलती है, सीएचएसएल से ऊपर जाओगे तब इस तरह की क्वेश्चंस मिलना हमें शुरू हो जाती है। लेकिन आपको बेस जो है यहाँ से पकड़ना होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू लगभग कितनी होती है, लगभग 2 होती है। मिनिमम कितनी होती है 1.5 एंड मैक्सिमम कितना होता है 2.5। अब यहाँ फ्रेंड्स एक बेसिक चीजें थी, तो आप बताना कि जो एस्टोमक की जो इनर वाल होता है उसमें जो ग्रंथियां होती है उसे क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। और इसी सिक्रेशन होने वाला जो मटेरियल है वो गैस्ट्रिक जूस है। एक दिन में कितनी क्वांटिटी का सिक्रेशन हो जाती है, तो 1.5 to 2 लीटर पर डे, यानी 1.5 से 2 लीटर हो जाता है। साधारण भाषा में समझो 1.5 से 2 लीटर हो जाता है, क्योंकि इसकी पीएच जो वैल्यू होती है 1.5 to 2.5 होती है। अब 1.5 और 2.5 पूछ दे कि ये क्या है, तो आप उसे आराम से जवाब देना, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। जबकि एवरेज की बात करें तो आपका कितना जाएगा 2 जाएगा। अब यहाँ बात आता है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देखिए, हम फिर से एक बार गैस्ट्रिक जूस पे डिबेट करने जा रहे हैं। अब कहता है कि गैस्ट्रिक जो जूस है इसमें कौन कौन सी पदार्थ होती है और उस पदार्थों का काम क्या क्या है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनना मेरे बात को, इसमें पाए जाने वाला पदार्थ यानी कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस की बातें कर रहा हूं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं वो आपका होता है HCl। आप सब जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से सब जानते हैं। कितनी खतरनाक होता है आपको भी पता है फ्रेंड्स। दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है आपका रेनिन। अब यहां ध्यान से देखना, अब थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि पेप्सिन क्या है, रेनिन क्या है। नॉर्मली आप इतने से ही समझ गए होंगे कि हमारा एस्टोमक में फूड का डाइजेशन होता है। अब जब डाइजेशन होगा तो यहाँ सिक्रेशन होने वाला जो मटेरियल यानी जो पदार्थ होगा वो क्या हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है या एंजाइम्स हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पेप्सिन और रेनिन जो है वो एंजाइम्स है। धीरे धीरे आप एंजाइम्स को कवर करते चलेंगे हम लोग, जो कि माउथ कैविटी में पाए जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स था वो टाइलिन था। एस्टोमक में 2 तरह की एंजाइम्स है, इसको अगर कहें एंजाइम्स। अब बताना, पेप्सिन एंजाइम्स है, रेनिन क्या है, एंजाइम्स है। ऐसे भी आप नॉर्मली मैंने कल जो समझाया था उसे आप पकड़ सकते हैं कि हार्मोन्स है या एंजाइम्स है। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे कि HCl का फंक्शन क्या है, यानी फंक्शन ऑफ HCl, फंक्शन ऑफ पेप्सिन, फंक्शन ऑफ रेनिन। तो फ्रेंड्स ध्यान से एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे HCl के बारे में, दूसरी बात हम जानेंगे पेप्सिन के बारे में और तीसरी बार हम जानेंगे हम लोग रेनिन के बारे में। तो फ्रेंड्स ज़्यादा इसके फंक्शन नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स इसका पहला फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी ये भोजन को तोड़ता है। दूसरा डिस्ट्रॉयड ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, ये हमारे जो फूड में बैक्टीरिया और जो वायरस होता है उसको डिस्ट्रॉयड कर देता है, यानी उसे मार देता है। तीसरा काम है मेकिंग फूड एसिडिक, मेकिंग फूड एसिडिक यानी ये भोजन को अम्लीय बनाता है। तो फ्रेंड्स फिर से सुने आप, पहला इसका काम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। दूसरा काम क्या है, डिस्ट्रॉयड ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस इन प्रेजेंस फूड, यानी भोजन में
बैक्टीरिया और वायरस जो प्रेजेंस होता है इसको डिस्ट्रॉयड कर देता है, यानी इसे खत्म कर देता है, यानी उसे मार देता है। तीसरा इसका काम है मेकिंग फूड एसिडिक, यानी फ्रेंड्स आप आसानी से इससे कह सकते हो कि जो हमारा भोजन है उसको अम्लीय बनाता है, यानी खट्टा बनाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि अम्लीय क्यों बनाता है। अगर जो हमारा स्टोमक में जाने वाला जो फूड है अगर वो एसिडिक नहीं होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे टू द पॉइंट इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि एसिडिक होना फूड का जरूरी है या नहीं जरूरी है, दोनों बात पे हम लोग डिबेट करेंगे। हमारे लिए कितने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर भी डिबेट करेंगे, फिलहाल हम यही बता रहे हैं। दूसरी बात, पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन है फ्रेंड्स, कहता है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट करता है, यानी साधारण जो हमारा प्रोटीन होता है उसको ये पाचन करता है। अब हमने एक चीज को ध्यान में रखना कि साधारण प्रोटीन का पाचन करना या प्रोटीन का पाचन करना, यानी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी हम कह सकते हैं। अब प्रोटीन भी दो तरह की, एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, एक नॉर्मल प्रोटीन होता है। तो नॉर्मल प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम जो करता है वो पेप्सिन करता है, जबकि रेनिन डी एंजाइम से इसका भी काम है प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करना, यानी इसको भी काम है प्रोटीन का पाचन करना। लेकिन हाँ, ये नॉर्मल यानी साधारण प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेप्सिन, जबकि रेनिन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन यानी मुख्य प्रोटीन का ये पाचन करता है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन को पाचन करता है। अब यहाँ बात आती है कि किस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोटीन की आप बात कर रहे हो सर, उस इंपॉर्टेंट प्रोटीन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखना कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब मैं इधर मिटा रहा हूँ, अगर हो सके तो इसको कॉपी करते चलना आप लोग। इधर आप लोगों ने कॉपी कर ही लिया होगा। अब यहां देखना फ्रेंड्स, हमने HCl के बारे में बता ही दिया कि HCl का फंक्शन क्या है, पेप्सिन का फंक्शन क्या है एंड रेनिन का काम क्या है। HCl का 3 काम हमने बताया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मेकिंग फूड एसिडिक, डिस्ट्रॉयड ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन। एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन का डाइजेशन करता है। नॉर्मल प्रोटीन की बात करें जो आप रोटी, दाल, सोयाबीन, इस सबसे जो प्रोटीन मिलता है फ्रेंड्स उसको डाइजेशन करती है पेप्सिन। पेप्सिन इसकी कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। पेप्सिन एंड मिल्क में प्रेजेंस जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का मैं नाम ले रहा हूं। एक का नाम है कैसीन और दूसरा प्रोटीन्स होती हैं कैरोटीन। अब ये जो दोनों के दोनों देख रहे हो फ्रेंड्स, प्रोटीन है, प्रोटीन है, यानी मिल्क में प्रेजेंस दो तरह की प्रोटीन जो होती है वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। पहला कौन है कैसीन और दूसरा कौन है कैरोटीन। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस तरह की प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारा रेनिन हेल्प करता है, पेप्सिन हेल्प नहीं करता है, क्योंकि पेप्सिन का काम है नॉर्मल प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लेकिन इस तरह के मिल्क में जो प्रेजेंस इस तरह की दो प्रोटीन्स जो आप देख रहे हो कैसीन एंड कैरोटीन, जैसी प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब यहाँ देखना फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, दोनों से क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। अब ध्यान से सुनो, पूछा है कि जो मिल्क होता है उसका कलर व्हाइट क्यों होता है, या कभी कभी पूछ देता है कि मिल्क का कलर व्हाइट होने का कारण क्या है, या ये भी आपसे पूछ देगा कि मिल्क का कलर व्हाइट होता है किस प्रोटीन के कारण। तो मिल्क का कलर जो व्हाइट होता है फ्रेंड्स आपको कैसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैसीन के कारण इसकी जो मिल्क का जो कलर होता है ना वो व्हाइट होता है। और आपको मैं बता दूं कि मिल्क का कलर लाइटली येलो, मैं हल्की पीले की बात कर रहा हूँ। हल्की जो पीला जो आपने देखा होगा, कभी कभी काऊ मिल्क देखा होगा, गॉट मिल्क देखा होगा, ये सब जो मिल्क देखे होंगे उस मिल्क में हल्का पीला लगता है।
तो पीला होने का जो कारण है वो आपका कैरोटीन है। तो आपसे पूछ सकता है कि मिल्क का लाइटली येलो होने का किस प्रोटीन के कारण होता है, तो आपको मैं बता दूं कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। मिल्क का कलर व्हाइट होता है, किसके कारण होता है, तो आपको कैसीन के कारण होता है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार नहीं कई बार ऐसे पूछे गए कि सर कैरोटीन जो प्रोटीन है, कैरोटीन जो प्रोटीन है, चलो इसके कारण तो लाइटली येलो होता ही है। अब सबसे ज्यादा जो कैरोटीन होता है ना, सबसे ज्यादा जो कैरोटीन होता है वो आपको रैंडियर, आपका मैं नाम बता देता हूं, रैंडियर एक एनिमल है जो बर्फीली यानी पहाड़ी इलाकों पे रहती है, लंबी लंबी सा सींग उसका रहता है रैंडियर। सबसे ज्यादा रैंडियर के मिल्क में सबसे ज्यादा कैरोटीन होती है। अगर उसके बाद अगर किसी मिल्क में होता है तो गॉट यानी बकरी का जो दूध होता है, बकरी का दूध में रैंडियर के बाद बकरी के दूध में होता है। अगर बकरी के दूध के बाद अगर किसी में होता है तो आपको मैं बता दूं कि काऊ मिल्क में होता है, और मदर मिल्क में होता है। मदर मिल्क के बाद यानी अपने माँ के दूध में होता है, और माँ के दूध के बाद अगर उसमें कैरोटीन होता है तो आपको मैं बता दूं काऊ मिल्क में होता है। और सबसे कम अगर किसी मिल्क में कैरोटीन कम होती है तो वो है बफेलो यानी भैंस के दूध में सबसे कम कैरोटीन होता है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जब हम लोग बच्चे थे तो या डॉक्टर सलाह दिया करते थे कि भैंस का दूध मत दो, उसी काऊ मिल्क दो। कब? जब माँ का दूध से जब बच्चे का पेट नहीं भर पाता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि काऊ मिल्क दो। अगर काऊ मिल्क नहीं हो तो उससे बेटर है आप बकरी का दूध दो, और बेटर है क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है, और गाय के दूध में कैरोटीन होता है, और ये कैरोटीन प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए सबसे अच्छी प्रोटीन होती है, इसीलिए हम बफेलो की मिल्क से प्रेफर ज़्यादा करते हैं किसका, काऊ मिल्क का। तो अब यहाँ देखना फ्रेंड्स, हमने देखा कि रैंडियर के बाद किस में है, आपका गॉट में, गॉट के बाद किस में है, आपका मदर में है, मदर के बाद किस में है, आपका काऊ में है, काऊ के बाद किस में है, तो आपको बफेलो में है। यानी सबसे ज्यादा अगर किस में होती है, आपको रैंडियर में, उसके बाद गॉट में, उसके बाद आपको मदर में, उसके बाद आपको काऊ में, उसके बाद आपको बफेलो में। आप यहाँ हमेशा ज्यादा ध्यान देना। अब ध्यान से सुनना कि जो थोड़ा सा अपर लेवल में जाते हैं जैसे टेट वगैरह हो गए, उन लोगों के लिए क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा बन के आया है कि 5 साल से कम बच्चों में, 5 साल से 5 ईयर से अगर कम जो चाइल्ड है, जो बच्ची हैं, 5 साल से कम बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सी एंजाइम्स होती है, पैप्सिन होती है या रेनिन होती है। तो मैं आपको बता दूं 5 साल से कम बच्चों में या नवजात जो बच्चे होती हैं उसमें रेनिन ज़्यादा होता है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि रेनिन ही है जो हमारा कैसीन और कैरोटीन जैसे को डाइजेस्ट करने में मदद कर सकती है। पैप्सिन नहीं होती है, नहीं होती है। जब वो जनरल फूड लेना शुरू कर देता है, चावल दाल रोटियां लेना शुरू करता है, तो फिर पैप्सिन का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। अगर एक बात को ध्यान में रखना कि जो व्यक्ति 1 साल से दूध नहीं पिया हो और अचानक 2 लीटर दूध पी ले, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें रेनिन सिक्रेशन बंद हो जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग ही हमारा सिक्रेशन करती है। दूसरी बात कि अगर बच्चा है जो हमेशा दूध पिया हो, अगर उसे नॉर्मल चावल रोटी अगर दाल दे दिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें पैप्सिन नहीं होती है। तो 5 साल से कम वाले में रेनिन ज़्यादा होता है, पैप्सिन कम होता है। लेकिन एक एडल्ट 5 साल के बाद भी मैं कह सकता हूँ, एडल्ट तो काफ़ी लंबा चला गया, 5 साल के बाद जब से वो चावल रोटी दाल खाना शुरू कर देता है तो उसमें पैप्सिन का सिक्रेशन होना ज़्यादा होता है। अगर मैं बात कहूँ कि हम में सबसे ज़्यादा कौन सी एंजाइम होता है, पैप्सिन है या रेनिन है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि हम में पैप्सिन ज़्यादा है और रेनिन कम है। जबकि वही चाइल्ड की बात करूँ, वही शिशु की बात करूँ, वही बच्चे की बात करूँ, तो उसमें रेनिन ज़्यादा होगा एंड पैप्सिन क्या होगा फ्रेंड्स, कम होगा। अब यहाँ ध्यान से देखना कि
जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले बोले थे कि HCl का काम क्या है। HCl का काम क्या है? तो HCl का काम है मेकिंग फूड एसिडिक। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फूड को एसिडिक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब फूड एसिडिक नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन का डाइजेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगी। यानी फूड को एसिडिक होना हमारे लिए जरूरी है। और फूड को एसिडिक यानी उसे खट्टा करने का जो काम करता है वो कौन करता है? आपका HCl करता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने नॉर्मली अभी बेसिक चीजें पे ही डिबेट कर रहा हूं। तो ये था हमारा एस्टोमक। अब यहाँ पर कई तरह के क्वेश्चंस इसमें और बनेंगे। जब हम डेप्थ में लेके जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका है लीवर। फ्रेंड्स कौन है हमारा? लीवर। लीवर मैं बता दूं क्योंकि ये छोटी छोटी टॉपिक्स है, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स तक जा सकते हैं। लेकिन लीवर जो है आपका लार्ज टॉपिक है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट हम कहें तो लीवर हमारे लिए बहुत, क्योंकि लीवर से हमारा एक न एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में कभी न कभी देखने को मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हो। आप हमेशा शेयर करना फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आप जितनी ज़्यादा शेयर करोगे मेरे लिए उतनी ही खुशी की बात होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे कंडीशन है, मैं आऊँगा, आपको ज़्यादा दिन अब नहीं लगने वाला है। अप्रॉक्स 6 से 7 या मैक्सिमम 8 दिन की मैं टाइम ले रहा हूँ। 8 दिन में हम आपको 7 बजे से लेकर 9 बजे तक यानी 2 घंटे, अगर मिनिमम क्लासेस की बात करूँ तो 1.5 घंटा, अगर मैक्सिमम कहूँ तो 2 घंटा, 2 घंटे की हम आपका पर डे क्लास लेके आएंगे जिसमें आपका पूरी थियोरिकली विद में हम आपको क्लास देने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरह से हमारे चैनल को देखते